हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नेक्स्ट क्लास में। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा कि देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, पैरेलैक्स मेथड स्टडी किया था, पैरेलैक्स एंगल किया था, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है मैंने आपको सिखाया था कि भाई हमें स्टार्स की डिस्टेंस नापने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट मेथड में आपने देखा था कि अगर यहाँ से मून का डिस्टेंस लेना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रे ऑफ लाइट, और अगर हमें पहाड़ या ये सब यूज करना, हाइट पता करना है तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक यूज किया था, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ने की बात ये आती है बेटा कि देखिए क्या होता है कि हम कुछ चीजों को देख सकते हैं, जैसे 1 मिलीमीटर तक की चीजें देख सकते हैं, उससे बड़ी देख सकते हैं, बट उससे छोटी हुई 1 मीटर से मतलब 1/10 तक शायद आपको दिखाई दे। बट अगर और छोटा हो गया तो माइक्रोस्कोप में जाएंगे, और ज्यादा छोटा हो गया तो हम जाएंगे भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना। तो बहुत छोटा छोटा चीज देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो चले गए, लेकिन अगर कोई भी चीज जैसे एटम को हमने नहीं देखा, ठीक है ना। अब एटम के डायमीटर चाहिए मुझे, एटम का जो है डायमीटर चाहिए, कितना मोटा है कितना वो है, तो उसके लिए हमारे पास क्या, जो हम देख ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते, तो उसकी क्या मेथड है, उसको पता कैसे करें कितना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि सिंगल तो देख नहीं सकते, ढेर सारा, जैसे क्या होता है कि अगर ये बुक है, अगर मैं बोलूं इसका ये एक पेज जो है नाप के दिखाई तो ही नाप सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये पूरा पूरा लगभग जो है ये 1 इंच या लगभग 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बीच आ जाएगा, और इसके बीच 200 पन्ने हैं, तो आप आराम से निकाल करके सेंटीमीटर 200 से डिवाइड करके आप बता देंगे कि एक पन्ना कितने सेंटीमीटर का है या कितने mm का है, ठीक है ना। तो ये कौन सा मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे कि जो साइज ऑफ एटम होता है उसका डायमीटर क्या होगा, और उससे रेडियस, उससे बाकी चीजें भी हम पता लगा लेंगे, क्योंकि अभी तक आपने पता होगा इसका रेडियस 10⁻⁻10 या एंगस्ट्रॉम भी है, तो कैसे पता करते हैं, तो हमारे पास मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स को इसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको आसानी से पता कर लेंगे। देखिए मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ऑयलिक एसिड, ऑयलिक एसिड इसलिए लिया बेटा क्योंकि देखो ऑयल की या क्या होती है, फिल्म बनती है, जमीन पे देखिए पानी पे देखिए फिल्म बन जाती है, फिल्म मतलब पूरा फैल जाता है। अब होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, वैसे मॉलिक्यूल खुद अपने में बहुत छोटा होता है, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स में थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग करते क्या है बेटा, इसमें इसको जमीन में फैलाएंगे। अब जमीन में फैलाने से क्या होगा, ये पूरा फैल जाएगा, और ऐसा होना चाहिए कि चिपके ना, मतलब कि अगर आप इसे जमीन में फैलाएंगे तो बिल्कुल ऐसे 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 सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे जो एक के ऊपर एक ऐसे जैसे हो। अब ये क्या होना चाहिए, ये जो है फैलते रहना चाहिए, यानी कि अब जैसे इसके बीच में ऐसे हो तो ये फैल के नीचे, यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके ना दूर दूर रहे, ठीक है ना, ताकि वो जितना ज्यादा पतली, जितना ज्यादा फैल सकते हैं, जितनी ज्यादा एरिया ले सकते हैं, जितना ज्यादा फैल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पानी ये अगर फैलेगा तो फायदा क्या होगा, तो मैं बताता हूँ फायदा क्या होगा। देखो अगर ये फैला ऐसे, मान लीजिए चलिए ऐसे 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 करके ये पूरा फैल गया, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में जाके अब ये जो है ये फैला, अब ये और फैल नहीं सकता, क्यों नहीं फैल सकता, खुद के एटम तक आ चुका है ये, अब ये और फैल नहीं सकता। अब इसकी जो मोटाई होगी वो क्या होगा, उस एटम का डायमीटर होगा, और उसके बाद हम उसका साइज कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो कोशिश करना है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो फैल जाए। देखिए हमारे पास एक चीज होता है वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम किससे बना होता है, एरिया इनटू थिकनेस या हाइट, ठीक है ना, या थिकनेस बोल दे, थिकनेस, ठीक है। अगर मुझे चाहिए इसका वो थिकनेस पता चल जाए तो अपॉन एरिया कर देंगे, तो ये थिकनेस। अब इसकी जो थिकनेस होगी वही इसका क्या होगा, डायमीटर। हमें वॉल्यूम पता है, हम इसका एरिया पता कर लें, काम हो जाएगा, ठीक है, हो गया काम। तो आप बोलेंगे सर ये तो सीख गया मैं, नहीं, अभी आपको थोड़ा सा इसमें करना है कि देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग लेंगे अल्कोहल, ठीक है ना। पहले हम लोग लेंगे 20 cc ऑफ कंटेन। तो समझ में तो आ गया ना कि कैसे इसको निकालना है बेटा, एकदम आसान तरीका है, कोई बहुत बड़ा इसमें ये नहीं रॉकेट साइंस है। हाँ आसान इसलिए क्योंकि मैंने बताया इसको लैब में स्टडी किया गया, ये पता किया गया कि भाई जो चीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही देख नहीं सकता तो उसको पता कैसे करे, तो उसको पता करने के लिए ये बुद्धि लगाई गई, एक्स्ट्रा दिमाग लगाया गया, ठीक है ना। अब इसको देखिए फटाफट हम इसको कवर अप करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, अब इसको चाहे तो फिगर बना लीजिएगा, बाकी मैं इसको बताता हूँ कैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो इसको शुरू से समझ लेते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, और सारे एक्सपेरिमेंट आप लिख भी लीजिए, और लिखने के बाद
इसको आराम से इसका कंप्लीट करिए। तो हम लोग क्या करेंगे 20 सीसी, 20 सीसी मतलब 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 20 सीसी solution contain एसिड। ऑयलिक एसिड क्या करता है 20 सीसी कंटेन करता है 1 सीसी में। यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखिए हमारे पास जो है 1 सीसी ऑयलिक एसिड है, क्या है 1 सीसी ऑयलिक एसिड है, उसमें मैंने 19 सीसी अल्कोहल मिला दिया। क्या मिला दिया? अल्कोहल मिला दिया या स्पिरिट मिला दिया। जैसे स्पिरिट लैंप आपने देखा होगा, हाथ में डालिए ठंडा लगता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए करते हैं, इसमें अल्कोहल मिला देते हैं क्योंकि अल्कोहल उड़ जाता है, फूंक मारो उड़ जाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा आपका? सिर्फ ऑयलिक एसिड बचेगा। तो हमने क्या किया कि 1 सीसी लिया हमने ऑयलिक एसिड और 90 सीसी लिया अल्कोहल, ठीक है ना। दोनों का सम क्या है 20 सीसी में 20 सीसी सॉल्यूशन कंटेन एसिड, ठीक है ना, 1 सीसी के बराबर आएगा। तब 1 सीसी सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा? ठीक है ना। तो 1 सीसी सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा बेटा, बता सकते हैं आप? तो ये बनेगा 1/20 सीसी, ठीक है। अब फिर से हमने वही काम करना है, फिर से क्या काम करना है कि इसमें इस बार अभी 1/20 आ गया, इसमें फिर से मुझे क्या मिलाना है, इसमें मैं फिर से मिलाऊंगा अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल मिलाने के बाद अब उसको फिर से डिवाइड करूंगा, यानी देखिए, यानी मैंने क्या किया, इस बार मैंने 1 था, अब इसमें मैंने फिर से क्या मिला दिया 24 सीसी। कितना मिला दिया? 24 सीसी मिला दिया। 24 सीसी क्या मिला दिया? 24 सीसी मैंने मिला दिया अल्कोहल, ठीक है। तो 24 सीसी यानी 25 सीसी क्या कंटेन कर रहा है बेटा? 25 सीसी सॉल्यूशन कंटेन एसिड। कितना कर रहा है ये? 1 कितना कर रहा है बेटा? 1/20 सीसी, ठीक है ना, 1/20 सीसी। यानी अगर 25 यानी इसमें मैंने ठीक है ना। तो अब जो है जैसे 1 सीसी था उसमें 20 मिलाया गया था तो 1/20 आ गया। अब क्या है कि इसमें मैंने अब जो हमारे पास एक सोल्यूशन बन के आया है वो 25 सीसी है। 25 सीसी में अगर 1/20 सीसी क्या है? 1/20 सीसी क्या है? 1/20 सीसी हमारा क्या है? ऑयलिक एसिड है। अब इसका मतलब ये होता है कि भैया कि अगर हम माने कि 20 बूंद जो है अल्कोहल का होगा तो 1 बूंद किसका होगा? 20 में से यानी 19 और ये 1, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या है, तो 25 सीसी क्या कंटेन कर रहा है, तो अब इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिर अब 1 सीसी के लिए करेंगे, अब 1 सीसी के लिए जब करेंगे तब इसको देखिए बेटा, तो अगर इसमें इतना तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 मल्टीप्लाई 1/20 सीसी, तो हमको क्या मिल के आएगा 1/500 सीसी, ठीक है ना। अब ये जो 500 सीसी आया, ठीक है ना, अब क्या है कि इसमें से 499 अल्कोहल है और 1 जो है ऑयलिक एसिड है। मतलब एकदम हम बारीक लेवल तक आ गए हैं, मतलब और नीचे 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 करते करते एकदम लेवल तक आ गए, ठीक है। इसके बाद भी क्या करते हैं, ये बात आपने समझ ली, इसको पूरा लिख लिया बेटा, इसको पूरा लिख लीजिए। फिर अभी इसको मैं रफ करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो है इसको हमने कैसे इसको बना लिया, अपना सोल्यूशन बना लिया कि 1/500 सीसी, जिसमें से 499 अल्कोहल है और 1 जो है क्या है आपका ऑयलिक एसिड। अभी इसमें भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा नहीं, अभी ब्यूरेट लगाएंगे और ब्यूरेट लगाने के बाद इसको काउंट अप करेंगे और काउंट अप करने के बाद अभी आप क्लास 11th में है, जैसे 12th में जाएंगे तो आप प्रैक्टिकल करेंगे टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बूंद कैसे काउंट करके और कैसे हम इसको वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले चीज को हम लोग देख लेते हैं, फिर ये समझ लेते हैं। तो ये बात समझ में आई ना कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं ब्यूरेट बनाता हूँ, ठीक है बेटा, या मैं उधर अगर बना लूँ, नहीं इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको बस ये इतना याद रखना कि 1/20 मतलब 1/500 सीसी था, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए क्या है, ये ब्यूरेट है,
ये क्या बेटा, ब्यूरेट। और यहाँ पे जो है नोजल्स लगे होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये 40 सीसी है, ये 39 सीसी, और ऐसे पूरा बढ़ता चला जाएगा। अब होता क्या है बेटा कि हम लोग देखते क्या है कि यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉप खोला और यहाँ से बूंद टपकने चालू हो गई। अब ये कितनी बूंद आ गई, जब 20 बूंद आ गई, मतलब 20 ड्रॉप्स ग्राउंड पे गिर गए, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 40 सीसी था वो घट के कितना हो गया, हो गया 39 सीसी। यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 सीसी में कितनी ड्रॉप आ गई, कितनी आ गई, 20 आ गई। तो 2 में कितनी आ जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो यानी कि अगर एक क्यूबिक वॉल्यूम में कितना आ रहा है आपका, एक क्यूबिक, इसमें देखिए एक क्यूबिक वॉल्यूम में 20, तो 2 क्यूबिक वॉल्यूम में कितना, बात समझ में आ रही है कि भैया मैं बोल रहा हूं कि एक क्यूबिक 1 सीसी में कितनी ड्रॉप्स आ रही है। तो यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए ऐसा समझिए कि 20 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना है, 20 ड्रॉप का वॉल्यूम 1 सीसी है, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/20 सीसी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। और आपको एक चीज पता है, ठीक है, क्या पता हुआ है कि भाई आपने एक चीज तो सीख लिया कि इतना है ये, तो 20 ड्रॉप में 1 सीसी, 1 ड्रॉप में 1/20 सीसी, और इस 1 बाई को भी आपने सीखा है, ठीक है। क्या सीख किया है अभी कि हम लोग जो है एक ड्रॉप का वॉल्यूम यानी 1 सीसी में, इस 1 सीसी में कितना होता है, इस 1 सीसी का अगर आप देखें, अगर आप इसको ये याद रखें, तो इस 1 सीसी को भी कैलकुलेट हमने किया था, क्या किया था कि 20 ड्रॉप को अगर कैलकुलेट करना है, तो 20 ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक चीज देखी थी 1/500। 1/500 सीसी क्या था, वो आपने देखा था, ठीक है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि देखिए, अगर अभी मैं इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है, अभी लिखिए इसको, समझते हैं फिर बढ़िया से, ठीक है। घबराना नहीं है कि भाई बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं इसको देखिए कैसे बता रहा हूँ, देखिए लिखना है अभी नियम से, लेट वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, ठीक है, वी, ठीक है। अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है, तो बताइए इन ड्रॉप का क्या होगा, इन एन ड्रॉप्स वॉल्यूम, एन ड्रॉप्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NVCC, ये आपका सीसी मतलब वॉल्यूम की यूनिट होती है, ठीक है ना। अब अगर n एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है, तो 2 ड्रॉप का वॉल्यूम 2v, 3 ड्रॉप का वॉल्यूम 3v, और n ड्रॉप का वॉल्यूम nv, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई देखिए n ड्रॉप ऑयलिक एसिड की बात करेंगे, ठीक है। n ड्रॉप्स, अब उस वॉल्यूम को पुट कर देंगे हम लोग फटाक से, देखिए इन n ड्रॉप्स ऑयलिक एसिड, ठीक है ना, इज, अब सोचिए कि भाई देखिए एक ड्रॉप का वॉल्यूम 1 है, 2 ड्रॉप का वॉल्यूम 2v है, ठीक है ना। अब ऐसे करते करते हमने n का ले लिया। अब इस v की क्या वैल्यू है, इस v की वैल्यू हमको पता है 1/500 सीसी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, n/500 सीसी, और इसके साथ क्या लगेगा, v। समझ आया, नहीं आया। देखिए अब एक वॉल्यूम का हुआ तो यहाँ 1 रखना है, 2 का हुआ, अब एक का जो भी वॉल्यूम हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं कि लिखा ना कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है, तो इस तरह से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट करने का ये तरीका तो आपके पास ही है। अब एक चीज इसको जो मैं आपको लिखवा देता हूं, उसको आप और अच्छे समझ लेंगे। तो यहाँ तक लिख दिया, इन ड्रॉप्स ऑयलिक एसिड इज NV/500। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में लिख लेते हैं कि भैया ये जो 20 वाला आया, ये 20 वाला आया, यानी ये वो 20 है जो पहले हमने कंटेन किया था, पहले लिया था ना बेटा कि 20 का मैंने क्या लिया था, 1 सीसी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें 24 और मिलाया, यानी कि जो मैंने 20 सीसी लिखा था कि 20 सीसी 20 सीसी इक्वल टू 1 सीसी सॉल्यूशन, तो यानी मैंने 19 + 1 बताया था, तो यहां से मैंने करके बताया था, यहां से वैल्यूज निकाली थी। फिर आपने देखा था मैंने कैसे 500 बना दिया था, ठीक है ना।
कि उसको और वॉल्यूम मिक्स कर दिया, ठीक है। यानी पहले जो था कि भैया हमने क्या किया कि 1 और प्लस 19 यानी एक वॉल्यूम में हमने 19 मिक्स किया अल्कोहल, फिर उसको भी और शॉर्ट आउट कर लिया, 1/20 कर लिया। फिर 1/20 जो सोल्यूशन मेरे पास बचा था, उस सोल्यूशन में यानी कि पहले हमारे पास सोल्यूशन 1 था, कितना था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर था। अब उसको मैंने और प्यूरिफाई कर दिया, मतलब उसको 1/20 कर दिया, उसको कम कर दिया, यानी इतने से इतना कर दिया। अब इतने में मैंने पहले इतना सोल्यूशन मान लो मैंने लिया था, अब उसको मैंने और कम कर दिया, और कम करके उसमें क्या मिला दिया, उसमें मिला दिया जो है वो 24 सीसी वाला, क्या 24 सीसी मिला दिया अल्कोहल। उसको फिर मैंने क्या किया, वन जब इतने में इतना है तो 1/20 सीसी का मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, तो पता चला कि भाई उसमें 1/500 आया, जिसमें था कि 500 टोटल सोल्यूशन बन रहा है, जिसमें से 499 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, अल्कोहल के होंगे, और एक मॉलिक्यूल किसका होगा, वो एक मॉलिक्यूल होगा ऑयलिक एसिड का। तो वही हम लोग इसको कर रहे हैं, और ये हमने किससे किया, ब्यूरेट से करके देखा बार बार। अब इसको आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। इसको लिखिए, वी विल टेक 1 cc of oilic acid mixed it with alcohol, जो मैंने बोला ना बेटा वो मैं लिखवा देता हूँ, alcohol, and make 20 cc solution, 20 cc solution. Now we take 1 cc of this solution, ठीक है ना, this solution mixed with this solution mixed with alcohol, to make 25 cc of solution. Now 1 cc of this solution contain 1/20 multiply 1/25 is equal to 1/500 cc of oilic acid, with help of a burette. We calculate the volume of one drop of this solution. Let this volume be P. इसको लिखिए बेटा जल्दी से, लिख लीजिए फिर आपको बताते हैं। लिख लिया,
ये बात तो समझ में आ रही है ना बेटा? मैंने आपको एक बार बता रहा हूँ कि भाई देखिए वो पहली बार क्या लिया 1 cc लिया, फिर 1 cc में से उसमें मतलब 19 ऐड किया 20 बन गया, फिर जो लिक्विड था उसमें से हमने फिर 1 cc निकाल लिया, ठीक है ना। अब वो 1 cc जो निकाला, 1 cc किसका है? वो अब प्योर अल्कोहलिक मतलब प्योर ऑयलिक एसिड तो है नहीं, उसमें 1/20 पार्ट है, ठीक है। तो 1/20 पार्ट को मैंने इससे कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। इतना लिख लिया बेटा, रफ कर दें, आगे लिखवाना है मुझे, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। N drops will have the volume and NVCC. In N drops, the oilic acid is NVCC upon 500. We take a large tub of water. उसके बाद हम लोग को लिखना है बेटा लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर वो होता है जो कैरम बोर्ड की गोटी के लिए आप यूज करते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर and sprinkle on the surface of water, on a surface, और जी मैंने क्या लिखवा दिया, we take a large trough of water, lycopodium powder, that is sprinkled on the surface of water, ठीक है। Stop now. N drops of the solution are poured on it. The solution spread it on the surface. We suppose the layer is so thin and it is equal to 1 diameter thick. We observe it makes a patch
we have to measure area of this patch for this we take help of a graph paper which is rolled gently over the surface. ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए भाई मेरे पास n ड्रॉप्स ऑफ वाटर है जिसका वॉल्यूम क्या है, NCC है। इन n ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कितना वॉल्यूम निकालना है हमको, इतना। वी टेक अ लार्ज ट्रफ ऑफ वाटर, क्या इसको पूरा लिख लीजिए फिर आपको समझा देते हैं। ठीक है ना, ये लिखने पढ़ दे रहा हूं अच्छे से। ट्रफ ऑफ वाटर लाइकोपोडियम पाउडर एंड स्प्रिंकल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नाउ n ड्रॉप्स ऑफ the solution are poured on it. The solution is sprayed it on the surface. We suppose the layer is so thin and it is equal to 1 diameter thick. We observe it makes a patch. We have to measure area of this patch. For this we take help of a graph paper which is rolled gently over the surface. ये चीज आपको शायद नहीं समझ आई ग्राफ वाली, बट मैं आपको भी 2 मिनट के अंदर इसको भी समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे पेपर मिल जाए, तो मुझे पेपर मिल गया है, बस 1 मिनट का काम है। हाँ ठीक है, बस 1 मिनट का ही काम है। 1 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। बस मिल गया मुझे पेपर। हाँ ठीक है, हाँ पहले तो इस चीज को पूरा आपने समझ लिया। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि हमने जो है एक वो जो सरफेस था, उस सरफेस के ऊपर मैंने जैसे आप खाने में पिज्जा में नमक छिड़कते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वैसे हमने उसमें लाइकोपोडियम पाउडर डाला। ठीक है, फिर हमने ऐसे ग्राफ पेपर यूज किया। ग्राफ पेपर आप जानते हैं ऐसे खाने बने होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बचपन से आप देखते होंगे उसके अंदर फिर खाने, तो वो क्या होते हैं 1 सेंटीमीटर का खाना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। उसके अंदर फिर 100 कॉलम्स 100 होते हैं बॉक्सेस 1 mm वाले। ठीक है, अब क्या किया मैंने पूरा पाउडर को कर दिया, उसके बाद इसको ले गए और ले जाने के बाद क्या किया, ये जैसा पेपर है, ये पेपर लिया और इसको ऐसे रखा, और रखने के बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे हमने सारे जो है उसका देखा एक पैच बन गया। जो तेल वाला साइड था वो डार्क हो गया, और जो अल्कोहल वाला साइड था वो तो सब उड़ गया है। अब यहाँ पर हमने जितने खाने बने थे, कौन से mm वाले, छोटा वाला, क्योंकि आपको वो बता दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 mm स्क्वायर हो जाता है, 100 mm आ जाता है। तो हमने जितने खाने गिने 10,000 5,000 100, तो हमने बताया इसका एरिया, तो इसका एरिया हमने ऐसे काउंट कर लिया। एरिया काउंट करने के बाद क्या किया, वॉल्यूम अपॉन एरिया, उससे हमने डिवाइड कर दिया, और उससे हमको जो थिकनेस आई वो थिकनेस किसकी थी, वो डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल था। और ऐसा हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार किया, क्योंकि हो सकता है किसी बार 2 मॉलिक्यूल्स रह गए के ऊपर एक, तो ऐसा कई बार क्या जिसमें सबसे कम आया वो हमारा एक्यूरेट आंसर हो गया। क्योंकि क्लास 12th में पढ़ेंगे अभी, उसमें अभी 11th में पढ़ेंगे, ये सब चीजें बार बार करनी पड़ती है। क्लास 12th में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें भी हिट एंड ट्राई 5-6 बार आप करेंगे, तब जाके एक बार में सही एक्यूरेट आंसर आता, कभी कभी वो भी नहीं आता। तो अब लोग इसको देखते हैं, तो इसको आपने समझ गए बेटा कि कैसे करना था एरिया निकालने के लिए। तो आप कहेंगे सर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, इसको तो पहले ही कर सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, या पहले कर सकते थे। इसका सिस्टम होता है, पैटर्न होता है, कैसे किया जाता है प्रैक्टिकल। ठीक है बेटा, तो अभी इसको रफ करता हूं मैं तुरंत, इसको मैं बता देता हूं कैसे क्या था।
ठीक है बेटा, अब फटाक से देख लेते हैं हम लोग इसको जो है। अब इसमें क्या था जो है, अब देखिए ये तो समझ आ ही गया आपको जो है। अब वही चीज है जो बता दूं, पैच आप समझ गए, पैच मतलब फिल्म जो बड़ी सी बन जाती है, पैच इसको बोलते हैं। अब थिकनेस के लिए वही था, थिकनेस को टी लिख देते हैं हम लोग, वॉल्यूम को वी और एरिया को ए। वॉल्यूम एरिया तो हमको पता चल गया, एरिया कितना पता चल गया, एरिया हमको पता चल गया कितना, बताइए जल्दी से। देखिए हमारे पास क्या है, इसका एन वी अपॉन 500 एरिया क्या है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एन वी 500 सीसी। यहाँ भी सीसी नहीं लिखना है भाई, अब सीसी नहीं लगाना है, क्योंकि अब सीसी यूज नहीं करना है, क्योंकि अब थिकनेस निकालना है तो या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर होगा, वो तो जो यूनिट होगी आप उसको आप लिख देंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि अब तो क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं होगा ना, ठीक है ना, तो यानी क्यूबिक सेंटीमीटर बोलना हो तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, कि भाई इसका जो डायमीटर इतने सेंटीमीटर का, 2 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि भाई कैसे हमने जो काम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं कर सकता ना, मैथमेटिक्स की हेल्प से माइंड लगा करके हमने उसको पता कर लिया कि उसका इतना टाइप का। ये लोग हमेशा बोलते हैं सर आइटम तो देखा नहीं है, तो ये साइज ये बातें, हाँ ठीक है देखा नहीं है, लेकिन हमने कुछ तरीके ऐसे अनुमान लगाए हैं कि जिससे हमें लगता है वो चीजें हो रही हैं और हमारे आंसर भी सही आते हैं, कैलकुलेशन भी सही आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि ऐसी घटना हो रही होगी। अब एक चीज आपको जो पढ़नी है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है वो थोड़ा सा आप जो है जल्दी से देख लीजिए, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आपको बस 1 मिनट में बता रहा हूं, बस 1 मिनट रुक जाइए। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग जो है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगी बेटा। अब इसका अगला देख लेते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आपको क्या समझना है वो समझ लीजिए पहले, कि इसका ऑर्डर जैसे क्या होता है 10 की पावर 3, 10 की, जैसे आपसे बोला जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता लोगे, लेकिन बता लोगे हाँ उसका जो है 10 की पावर 28 था सर, कि 31 kg में था या उसमें ग्राम में था। और इसी तरह मतलब आपको कुछ पावर, जैसे अर्थ का मास हुआ 24 पावर, आप उसकी पावर के आसपास चीजें बता लेते हैं, उसका ऑर्डर बता लेते हैं, ठीक है ना। तो यही है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबके पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए क्लास, छोटी क्लास की बात है, ठीक है। छोटे क्लास में आपने क्या किया है, जैसे अब बताइए 1 की पावर ऑर्डर कितना, ऐसे अच्छा चलिए सब बात छोड़िए, इसका ऑर्डर कितना सर, सीधी सी बात है 10 की पावर 2 दिख रहा है, ठीक है। 5139 इसकी पावर कितना सर, सीधी सी बात 10 की पावर 3 दिख रहा है, ठीक है। इसकी पावर कितनी, ये भी सब दिख रहा है। तो ये सारे क्या, ये सब ऑर्डर है, ये सब क्या है, ऑर्डर होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे क्या है 0.01, ये क्या है 10 की पावर -2, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/100 में लिख सकते हैं आप। तो ये जो ऑर्डर है, ठीक है ना, ये जो पावर का ये जो नंबर, यही उसका ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है। नियम क्या बनाए गए हैं देखिए, जैसे जैसे देखिए पहले, अब जैसे 1 का ऑर्डर क्या है, तो आपने बोला 0 है, ठीक है ना, 1 पे कोई ऑर्डर है 10 की पावर 0। अब 2 पे कितना ऑर्डर है भाई, 10 की पावर 0, 2 3 4 5। अब क्या होता है कि भैया, अब जैसे इसे मान लो, इसको मैं ऐसा समझ लीजिए, चलिए इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। 100 10 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है 200। और ऐसा करते करते बताइए मैं 800 पे पहुंच गया, अब मैं पहुंच गया 900 पे, अब मैं पहुंच गया 1000 पे। अब आपसे बोला गया 300 400, अब ये बताइए इसका ऑर्डर कितना है,
इसका ऑर्डर तो भैया दिख रहा है 10 की पावर 2, इसका भी दिख रहा है 10 की पावर 2, इसका भी दिख रहा है 10 की पावर 2, लेकिन अब ये सोचिए कि 800 के लिए क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर दिख रहा है कि 10 की पावर कितना है 3 है। तो ये देखा जाता है कि ये जो नंबर किसके ज्यादा नजदीक है, इसके ज्यादा नजदीक है। जैसे 300 है तो 10 की पावर 2 दिख रहा है, अगर ये 300 से कम भी होता, ठीक है ना, 297 जो भी कुछ भी होता, तो ये सारे, अब जैसे 4 के बाद हमारे 5, तो 5 जो है 5 है या 6 है, जैसे 800 किसके ज्यादा पास है, 10 की पावर 3 के पास है। तो ये अप्रोक्सीमेशन भी होता है कि 800 को हम किस में काउंट करेंगे, ऑर्डर 3 में काउंट करेंगे। यानी किसी भी नंबर को, जैसे आप लोग पढ़ते थे क्लास, छोटे क्लास में पढ़ते थे साइंटिफिक नोटेशन, क्लास 7th या 6 में रहता होगा, मुझे बच्चे से याद नहीं है, पर आप पढ़ते थे 7th या, हाँ 7th में रहता था कि इतना नंबर 000 दिया है, हाँ 7th या 8 जो भी रहा हो, आप आए होंगे, मुझे तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना। तो उसमें ऑर्डर्स होते थे, साइंटिफिक नोटेशन होता था, तो वो चीज आपको देखनी है, तो वही चीज आप देख लीजिए जल्दी से, या मैं लिखवा ही देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं लिखवा ही देता हूँ, बस 1 मिनट का काम है। चलिए इसको मैं लिखवा देता हूँ। In scientific notation, ठीक है, the numbers are expressed as number is equal to m into 10 की पावर x, where m is a number lies between 1 and 10 and x is इंटीजर। अब आपको तो पता है बेटा इंटीजर क्या होता है, मुझे तो पता नहीं, इसलिए है नहीं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी is the power of 10 required to represent the quantity for determining this power the value of the quantity has to be rounded off while rounding off we ignore the last digit
which is less than 5. If the last digit is 5 or more than 5, the preceding digit is increased by 1. For example is the speed of light, 3 into 10 speed of light. Speed of light in vacuum कितना होता है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. बट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या बोल सकते हैं इसको? और इसको अप्रोक्सीमेशन में हम बोल सकते हैं क्या? 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये क्योंकि ये क्या है? 3 5 से छोटा है, ठीक है. बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg. लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या बोलेंगे? 10 की पावर माइनस 30 kg, क्योंकि ये जो है एज ये 9.1 तो वैसे ही रहेगा, और ये 5 से क्या है? बड़ा है. 9.1 क्या है? 5 से बड़ा है, ठीक है ना. इग्नोरिंग, ठीक है ना, इग्नोरिंग. तो ये बात समझ में आ रही बेटा आपको कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ये समझ में आ गया कि भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 5 होगा तो प्रीसीड करना है कि सक्सीड करना है, वो सब आप बातें इसमें जो है आपने देख लिया. तो एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर m, यानी m कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 into 10 की पावर x, वेयर m क्या है? एक नंबर है जो कि बिटवीन करता है 1 से 10 के बीच में, ठीक है. x जो लाई करता है वो भी इंटीजर है, और ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10. हम 10 की पावर में करेंगे रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, जो उसकी जरूरत के लिए है. फॉर डिटरमाइनिंग दिस पावर द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी हैज टू बी राउंड ऑफ. अभी आपको मैं बताऊंगा राउंड ऑफ क्या होता है, ठीक है. वो आगे जब मैं आपको एरर पढ़ाऊंगा तो आपको वहां अच्छे से सिखा दूंगा कि राउंड ऑफ क्या होता है. एक बार आप करना सीख जाएंगे. राउंड ऑफ, व्हाइल राउंडिंग ऑफ वी इग्नोरिंग द लास्ट डिजिट, ठीक है, व्हिच इज लेस देन 5. अगर 5 से कम है, ठीक है ना, अगर 5 से कम है, जैसे 1 2 3 4 है, तो 5 से कम है तो उस डिजिट को आप इग्नोर कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड था, 3 को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, ठीक है. इफ द लास्ट डिजिट, सॉरी, इफ द, क्या लिख दिया मैंने? इफ द, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5. If the last digit, sorry, last है बेटा, देखा ना, if the last digit is, if the last digit is, मैंने कुछ लिखा नहीं किया. if the last digit is less than, if the last digit 5, हाँ ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बेटा. if the last digit is 5, if the last digit is 5 or more than 5, द प्रीसीडिंग डिजिट, उसके पहले डिजिट क्या होगी? बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 9.1, अभी 9.1 क्या है? 5 से क्या है? बड़ा है. तो बड़ा है तो हमने इसको क्या मान लिया? 10 मान लिया, और 10 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा?
-31 से क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 5 से ज्यादा है तो आगे बढ़ जाना है, और 5 से कम है तो पीछे, मतलब उसको छोड़ देना, इग्नोर कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 की पावर आप घटा देंगे, बढ़ा सकते हो, घटाने का ऑप्शन नहीं है, घटाना नहीं है आपको 10 की पावर में, ठीक है। तो अब एक चीज तो ये समझ आ गई कि राउंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब एक चीज जो समझनी बाकी है वो आपको बता दें हम। देखिए, दो तरह का जो है इसमें मास होता है। मास तो सर एक ही तरह का होता है, हाँ, फोर्सेस दो तरह के होंगे, ठीक है। इसमें जो आपका है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन अ मास और वेट आप शायद जानते हैं या नहीं जानते, पता नहीं, तो उसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शुरू होने वाला है वो है डायमेंशन एनालिसिस, जो जेईई मेंस है हर जगह पूछा जाता है, आपके स्कूल के एग्जाम में, मेंस हो, हर जगह। तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है ना, एक दो नहीं, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मास और वेट के बारे में कुछ बातें हम लोग को समझ लेनी चाहिए। और दो तरह का है कि भाई, एक इनर्शियल है, एक नॉन इनर्शियल है। तो जो इनर्शियल होता है वो क्या होता है, और जो नॉन इनर्शियल होता है वो क्या होता है, और क्या चीज सही है क्या चीज गड़बड़ है, वो सब हम लोग इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दूं बेटा, ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं। आप इसमें एज ऑफ यूनिवर्स है, जो भी सब 10 की पावर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो एक बार मैं आपको चार्ट कर दूंगा कि वेवलेंथ का है या जो भी सब का आप पावर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज ऑफ यूनिवर्स मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 17 सेकंड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देना बेटा। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसमें क्या है, दो तरह का मास। देखिए, एक जो हमारे पास फोर्स होता है, जैसे देखिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, mg। g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन यानी जो ये वेट, हमारे ऊपर दो तरह का फोर्स लग रहा है। हमें एक फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी वाला, तो ग्रेविटी वाला जो फोर्स होगा, इस फोर्स को आप लोग क्या कहोगे, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, ये चीज आपको समझना है। और इनर्शिया है तो क्या है, देखिए मास तो आप जानते हैं कि मास यहाँ पे रहो या कहीं पे भी रहो, मास नहीं बदलने वाला, ठीक है ना। तो क्या बदलता है, आंसर है फोर्स बदलता है। फोर्स क्यों बदलता है, यहाँ पे जी की वैल्यू कुछ और है, वहां पे जी की वैल्यू कुछ और होगी। तो ये जो है आपका, ये आता है नॉन इनर्शियल में। इनर्शियल में क्या आता है, देखिए क्या होता है, एक बॉक्स है, ठीक है, आपने इसको स्प्रिंग लगाया और यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है। अब इसको आप जब फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेट होगा। अब इसके बाद जब ये यहाँ पे दबी स्प्रिंग ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स का नया फॉर्मूला क्या बन गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, या मास का फॉर्मूला क्या आ गया, एक्सेलरेशन अपॉन ये। और यहाँ पे मास के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम लोग, फोर्स अपॉन जी। तो ये वाला जो मास होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला है, यानी ग्रेविटेशनल मास है, जो कि नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल मतलब जो ना बदले, ठीक है ना। तो ये जो मास है हमारा वो क्या है, इनर्शियल है, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेविटी का कोई काम नहीं किया, हमने फोर्स लगाया एक मास के ऊपर, वो एक्सेलरेट हुआ। हमने फोर्स को कैलकुलेट किसी और तरीके से कर लिया कि इतना मैंने फोर्स लगाया, उसके बाद वो जब एक्सीलरेशन आया उसके प्रोड्यूस हुआ, हमने उससे डिवाइड किया तो पता चला कि मास की क्या वैल्यू है। और आपको बता दो, दोनों हालत में मास की वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है ना। तो एक चीज आपको समझ के चलना है। तो इसको चाहे तो आप एक बार लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, ठीक है ना। तो ये भी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास की ये है कि भाई ये जो मास है ये कैसे काम कर रहा है, यानी कि हमारे पास जो तराजू है, जैसे आप, अच्छा ये बताइए कि हम ये कैसे समझते हैं
कि जो हमारा तराजू है इनर्शियल वाला है कि ग्रेविटेशनल मास वाला है। तो देखिए, जब आप अपने आप को एक वेटिंग मशीन पर रखते हैं, स्प्रिंग वाली ऐसे दबती है, फिर बताती है कि 50 किलो के कि 60 किलो के हैं, ठीक है। अगर वो मशीन मुंबई में बनी, वहां जी की वैल्यू 9.8 है, शिमला में चले जाइए वहां पे 9.4 है, तो जब वहां पे 9.4 है तो वैल्यू तो आपकी गलत आएगी, ठीक है ना। तो जो स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, जो स्प्रिंग से बैलेंस निकालते हैं, वो ग्रेविटेशनल वाले होते हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं होते। एक्यूरेट क्या, तो सब्जी वाला है, सब्जी वाला क्या करता है, आपको ये लिया, यहाँ बाट रखेगा, यहाँ वेट करेगा, और आपने क्या वो कुछ सामान रख दिया, यहाँ पे उसने कुछ वेट रख दिया, ठीक है ना। अब क्या है, इसका फोर्स भी mg है और इसका फोर्स भी mg है, ठीक है ना। अब इसका जो g है, दोनों का g से g काट दो तो हमें क्या बचेगा, दोनों का मास बचेगा। यानी कि अगर g की वैल्यू 9.4 हो या 9.8 हो, 10 हो, दोनों में g बराबर लगेगा, तो उनको मास की वैल्यू क्या मिलेगी, एग्जैक्ट मिलेगी, जितना kg का। यानी कि ये वाला एकदम सही वाला होता है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका इनर्शियल वाला होता है, वो वाला आपका ग्रेविटेशनल मास वाला होता है। तो आप समझ के चलिए कि ये जो बीम बैलेंस होता है, तो किसी भी आत्मा को इनकरेक्ट वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि जी की वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, और कम होगी तो दोनों के लिए कम होगी, और ज्यादा होगी तो दोनों के लिए ज्यादा होगी। कि 1 केजी का वेट यहाँ पे तौलो, दुनिया किसी भी कोने में तौलो, तो वो 1 केजी ही रहेगा, क्योंकि तौलने के लिए। लेकिन आपको बैलेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा, बीम बैलेंस, ना कि स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे आप तौलोगे 1 केजी पूरा आ रहा है, शिमला में जा रहा कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आपको ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, उसको क्योंकि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई। तो अब एक बार फटाफट जो है डिफरेंस बिटवीन मास पहले लिख लेते हैं, इनर्शियल मास, और उसके बाद लिख लेते हैं जो हम लोग, और फिर मास और वेट लिख लेते हैं। इसका चैप्टर नहीं, मतलब इस टॉपिक को क्लोज करते हुए डायमेंशन की ओर ही बढ़ना है बेटा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए सबसे पहले इनर्शियल मास। क्या लिखना सबसे पहले, इनर्शियल मास। inertial mass, the mass of a body, the mass of a body which determine by which determines its inertia in translatory motion is called its inertial mass, ठीक है। तो आप इसको अब लिख सकते हैं F इक्वल टू एम आई, और यहाँ पे जो है आप, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपका है क्या, ग्रेविटेशनल मास, जो हमको ग्रेविटी लगाती है फोर्स वाला, ठीक है। द मास ऑफ ए बॉडी which determines the gravitational pull acting upon it due to the earth is called gravitational mass, is called its gravitational mass, ठीक है। तो आप इसको आराम से, मैंने बताया ना कि आप इसको लिख दीजिए mg करके, f अपॉन f छोटा सा g,
ग्रेविटेशनल मास के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपका कुछ है नहीं बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया दो तरह के मास है। आपको जो स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं वो क्या है, आपका ग्रेविटेशनल मास है। और लेकिन दोनों हाथ मास सेम रहता है, मास नहीं बदलता बेटा। फोर्स कम ज्यादा होता है, मास कम ज्यादा नहीं होता। मास क्योंकि उसके अंदर की क्वांटिटी है। तो हम लोग मास के बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद उन दोनों में कुछ फर्क लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको लिख लिया बेटा, तो फटाफट मास और वेट लिख लेते हैं और मास और वेट के बारे में अलग अलग डेफिनेशन लिख लेते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन लिख लेते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ के समझते हैं। तो फटाफट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं बेटा। तो डेफिनेशन में लिख लेते हैं सबसे पहले मास, ठीक है। तो मास होता है आपका द मास ऑफ ए बॉडी, द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, इज द, मैंने पता कितनी क्वांटिटी में होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इट, कितना मैटर वो कंटेन कर सकता है। और दूसरा होता है वेट, जो हम लोग ग्रेविटी लगाती है, फोर्स है वो, ठीक है ना। वेट द weight of a body, the weight of a body is the force, is the force with which a body is pulled toward the center of earth, towards the center of the earth, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट केजी और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की। ये तो बात आपको समझ में आएगी, इसका ऐसा यूनिट केजी, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन, चाहे तो आप लिख लें, ठीक है ना, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप समझ चुके हैं वेट और मास का। अब हम इसके बारे में डिफरेंस बिटवीन लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको समझ बढ़िया से आ गई। अब इसको रफ कर देते हैं तुरंत। कि मास क्वांटिटी होता है मटेरियल के अंदर का, और वेट उस पर लगने वाला फोर्स, कितना फोर्स उस पर अप्लाई किया जा रहा है मास के ऊपर। अब डिफरेंस बिटवीन डाल लीजिए मास एंड वेट, थोड़ा सा बड़ा सा लिख देना चाहिए, यहाँ मास और यहाँ पे वेट, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, लिख ले चाहे तो। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, चलो अच्छा लिख ही लेते हैं। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मास क्या होता है, इनर्शिया का मेजरमेंट है, ठीक है। और वेट क्या है, वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी, वेट is a measure of gravity, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या देख लें, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक, वेरी गुड। मास का स्केल कोई रिएक्शन नहीं होता, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी क्या हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। दो तो पता चल गया फर्क आपको कि ग्रेविटेशन, इसको ग्रेविटी से मेजर करते हैं, इसको इनर्शिया से मेजर करते हैं,
एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है। तीसरा, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, वेरी गुड, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? इट इज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, it varies from place to places, place to place। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई कि चौथी बात हो गई? तीसरी बात हो गई। चौथी बात, कैन नॉट बी जीरो फॉर अ बॉडी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, मास का भी जीरो नहीं होता। इट कैन नॉट बी जीरो फॉर ए बॉडी, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता बेटा, सही बात है। और यहाँ पर क्या, वेट ऑफ बॉडी इज जीरो, वेट ऑफ ए बॉडी इज जीरो। कहाँ पे जीरो होता है? कहाँ पे जीरो होता है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। स्पेस नहीं बोल सकते थे, वहां भी जीरो हो जाता है। ठीक है ना। अब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, और चलो इसको भी लिख लेते हैं, तो इसको लिख लिया जाए, इज एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडीज। ये जरूरी प्रॉपर्टी होती, ठीक है, इट इज एसेंशियल प्रॉपर्टीज, एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडीज। इसके बिना तो कोई हो ही नहीं सकता, मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता बिना मास के। ठीक है, और उसके बाद इट इज नॉट एसेंशियल प्रॉपर्टी, नन ऑफ द फोर्स, कोई दिक्कत नहीं, इट इज नॉट एसेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब आपने देख लिया कि जो है एक किससे मेजर हो रहा है, एक क्या क्या चीजें, एक ये क्या कि मास जरूरी है, बिना मास की बॉडी हो नहीं सकती, बट बिना फोर्स की बॉडी हो सकती है। ठीक है ना, अब पे कोई फोर्स ना लगी, स्पेस में तो बिना फोर्स की बॉडी रहती है। ठीक है, उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, उसका नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, बिल्कुल सही बात है, इट इज नॉट अफेक्टेड by the presence of other bodies। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अगर इसके आसपास कोई भी मास है, मतलब कोई बॉडी प्रेजेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसका मास कम या ज्यादा नहीं होता, हाँ, लेकिन फोर्स में कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। इट इज अफेक्टेड बाय, इसमें लिख सकते हैं आप, इट इज अफेक्टेड by, it is affected by presence of other bodies, presence of other bodies। It is affected by the presence of the other bodies। और लास्ट और सबसे छोटा, its unit is ग्राम, किलोग्राम, etc। its unit is ग्राम, किलोग्राम, etc। उसमें क्या होगा, its units are डाइन, न्यूटन, etc। its units are डाइन, न्यूटन, etc। डाइन, न्यूटन, एक्सेट्रा। बात समझ आई बेटा। तो ये सारे 7 डिफरेंसेस है, कोई आपको 2-4 भी याद हो तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो ये सब बेसिक हो गया, ये सारी थ्योरेटिकल हो गया। अब कल से जो हमारा चलेगा वो डायमेंशन एनालिसिस चलेगा,
और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारी चीजें होने वाली। उसमें भी थोड़ा सा शुरू में आपको बता दूं कैसे डायमेंशन बनता है, उसके बाद तो न्यूमेरिकल पे लाइन लग जाएगी, वो आप जी भर के लगाइए, मजे से सीखेंगे, एकदम मजा आने लगेगा। ठीक है, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें आप जान के मास क्या होता है और उसके वेट का डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो ये सब उम्मीद है मैं आप कर लेंगे बढ़िया से। ठीक है ना, बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आप यही नोट्स बना के स्कूल में जमा कर दीजिएगा, कोई टीचर कुछ नहीं बोलेगा, एकदम बेस्ट रहेगा। अभी तक बच्चे यही करते आए हैं। ठीक है ना, कि हम जो नोट्स बनवा देते हैं वही स्कूल में और कई जगह लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, एकदम कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में।